कि द बूस्टिंग ऑफ हाई मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज इन अकॉर्डेंस विद प्री अरेंजमेंट कर्व इज कॉल्ड। ठीक है, कि क्या करना है आप लोगों को, बूस्टिंग करना है। बूस्टिंग करने का मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर में देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसे एम्पलीफाई करना है। कुल मिला के एम्पलीफिकेशन एक सिग्नल का हो रहा है और कहां पर हो रहा है आप लोगों का, हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज पर। ठीक है, कि हायर फ्रीक्वेंसीज पर मॉड्यूलेशन हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद द प्री अरेंजमेंट कर्व इज कॉल्ड। प्रोसेस कहां पर डिफाइन होता है आप लोगों का, अगर हम यहां से देखते भी हैं तो हमें जनरली पता है कि जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कोई भी मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेता है तो क्या करने लगता है आपका, आप भी जानते हैं कि जितने लंबी दूरी का कम्युनिकेशन होगा, जितना लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगा, दूरी बढ़ने के साथ आप लोगों का क्या होने लगता है, सिग्नल के एम्पलीट्यूड में रिडक्शन होने लगता है। नॉर्मली अगर मैं यहां से एक छोटा सा एग्जांपल कहूं कि यहां से हम कुछ कह रहे हैं, बगल के रूम तक आवाज जा रही है, उसके बगल तक भी आवाज जा रही है, जितने दूरी बढ़ते जाएगी उतना कहीं ना कहीं साउंड में कमी आते जाएगी। वो कमी किसमें है, बोलने में नहीं है, वो है पहुंचने में। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड लेवल यहां पर साउंड का है वो सामने नहीं जा पा रहा है। तो दूरी बढ़ने के साथ क्या कहा आप लोगों का कि एम्पलीट्यूड में आप लोगों का चेंज आने लगता है। उस एम्पलीट्यूड को आर्टिफिशियली बूस्टअप करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, कुछ एम्पलीफायर लगाए जाते हैं। और ये एम्पलीफायर जो सर्किट होता है ये कहां पर होता है स्टूडेंट आप लोगों का, सबसे अच्छी बात, ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है। ये जो आप लोगों का एम्पलीफायर होता है ये आपके मॉड्यूलेटर से पहले होता है। इसका मतलब आप लोगों का मॉड्यूलेशन होने से पहले, क्योंकि अगर सिग्नल मॉड्यूलेट हो गया और वहां पर कुछ कमी थी, कुछ आप लोगों का करेक्शन रिक्वायर्ड था, वो एज इट इज रह जाएगा, वो नॉइस एज इट इज रह जाएगा और सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा। तो मॉड्यूलेट करने से पहले ही उसे क्या कर लिया जाता है, एम्पलीफाई कर लिया जाता है। और इस एम्पलीफिकेशन के लिए जो सर्किट लगा हुआ होता है वो एज अ हाई पास फिल्टर का काम भी करता है। और इस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसी सर्किट को नाम दिया जाता है प्री एम्फेसिस सर्किट। ठीक है, इसे क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का कि दिस इज नोन एज प्री एम्फेसिस सर्किट। क्या कहते हैं इस सर्किट को हम लोग, प्री एम्फेसिस सर्किट कहते हैं। तो अब यहां से आपके क्वेश्चन कैसे तैयार हो गए कि सबसे पहली बात, प्री एम्फेसिस कहां होता है, मॉड्यूलेशन से पहले होता है। किसमें होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता है। कैसे सर्किट की तरह बिहेव करता है, एक हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। फिर अगली बात स्टूडेंट आप लोगों की कि प्री एम्फेसिस होता क्या है, आर्टिफिशियल बूस्टिंग होता है या आर्टिफिशियल एम्पलीफिकेशन होता है किसी सिग्नल का। अब रिसीवर, हां दूसरी बात, ये सब कुछ हो कहां पर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है आप लोगों का ट्रांसमीटर सर्किट पर। अब इसी चीज से ये जो आप लोग एम्पलीफाई किए थे, इससे अपने ओरिजिनल सिग्नल को गेन करने के लिए इसका जस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस डी एम्फेसिस कहां होता है आप लोगों का। अब रिवर्सिबल है तो सब कुछ रिवर्सिबल होगा, वो ट्रांसमीटर पर था तो ये हो जाएगा आप लोगों के रिसीवर पर। और रिसीवर पर होने के साथ साथ ये आप लोगों का हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है तो ये हो जाएगा लो पास फिल्टर। एक और बात कि डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर में कौन सा सर्किट आप लोगों का प्री एम्फेसिस में यूज होता है। हम लोग जानते हैं कि अपना जो इंटीग्रेटर होता है वो कैसे वर्क करता है आप लोगों का, एज अ लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है। तो इसका मतलब इंटीग्रेटर कहां होगा आप लोगों का, रिसीवर सर्किट पर, और डिफरेंशिएटर सर्किट कहां पर होगा आप लोगों का, ट्रांसमीटर सर्किट पर होगा आपका। तो यहां से क्या निकल के आया कि आफ्टर मॉड्यूलेशन क्या होता है आप लोगों का, मॉड्यूलेशन के बाद क्या होता है, डिमॉड्यूलेशन आप लोगों का डी एम्फेसिस होता है। ठीक है, या अगर हम बात कहें कि जैसे ये प्री था तो प्री था आप लोगों का एम्पलीफिकेशन के लिए, तो यहां ओरिजिनल सिग्नल को डिटेक्ट करना आपका। तो यहां से अगर हम लोग जनरली अब देखेंगे स्टूडेंट, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। हमें करनी थी बूस्टिंग, किसे करनी थी, हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग। ठीक है, दो चीजें होती, एक होता है मॉड्यूलेटिंग और दूसरा होता है स्टूडेंट आप लोगों का मॉड्यूलेटेड। दोनों में अंतर है। अगर वर्ब की ईडी फॉर्म हो चुका है, जो पास्ट है आपका, तो अगर ये हो चुका है तो मतलब ये आफ्टर मॉड्यूलेशन, ये बाद की बात है। और आईएनजी फॉर्म अगर आपकी कंटिन्यूअस फॉर्म है तो इसका मतलब ये आप लोगों का मॉड्यूलेशन से पहले जो मैसेज सिग्नल आपका, दोनों की वर्ब की फॉर्म से आप लोगों को बात याद भी रखनी है। इसका मतलब मॉड्यूलेशन से पहले की बात कर रहा है, और मॉड्यूलेशन से पहले कौन था आप लोगों का, प्री एम्फेसिस था। तो सिंपल सा आंसर क्या बनना था आप लोगों का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाना था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आना था आप लोगों का, ऑप्शन ए आना था। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट आंसर देते रहे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में कई चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी, डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिख रहा होगा।
तो अब जो स्क्रीन पर है वो आपको माइंड को फ्रेश करने के लिए एक सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है। आसानी से आप इसे पहचान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये आप लोगों का एक नॉर्मल सा लॉजिक गेट है आपका। यहां से अगर हम देखें भी तो ये इस प्रकार से ये लॉजिक गेट है, यहां बबल लगा हुआ है, ये आप लोगों का यहां से आउटपुट है। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, हर कोई स्टूडेंट बता सकता है, तो कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी स्टूडेंट दें। ठीक है, ये गेट देखकर एक बात समझ आ रही होगी कि सर ये हमारा और गेट है। ठीक है, और गेट के आगे आपने क्या कनेक्ट किया, यहां पर बबल कनेक्ट किया है। ठीक है, और बबल क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट, बबल हम अच्छे से जानते हैं कि कहीं पर भी अगर बबल लगता है तो ये बबल क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये इंडिकेट करता है आप लोगों के इन्वर्टर को। ठीक है, तो अगर और गेट के आगे कोई इन्वर्टर सर्किट लगा दिया जाए तो ये कैसा गेट बन जाता है आप लोगों का, सिंपल सी बात है कि दिस इज नॉर गेट। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। शॉर्टकट जो हम लोगों को याद रखना होता है वो क्या रखना होता है, और के केस में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी इनपुट हाई है, कि एनी इनपुट हाई, कोई भी एक इनपुट अगर हाई है, दोनों है तो अच्छी बात है, अगर कोई भी हाई है तो आउटपुट कैसा आता है आप लोगों का, हाई आता है। जस्ट रिवर्सिबल आपको याद रखना है स्टूडेंट, किसके केस में, नॉर के केस में। क्या बात याद रखनी है कि अगर कोई भी इनपुट आप लोगों का हाई है, ठीक है, एनी वन इनपुट इज हाई, कि कोई भी इनपुट अगर आपका हाई है तो आउटपुट हमेशा कैसे होगा स्टूडेंट आप लोगों का, लो होगा, लॉजिक जीरो होगा। ठीक है, और ये बात आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। कैसे हैं आप लोग इस टेबल में चेक भी कर सकते हैं कि जब जब कोई भी एक इनपुट हाई हुआ या दोनों इनपुट हाई हुए तो आउटपुट हमेशा जीरो आया। आउटपुट हाई सिर्फ एक केस में था, जब सारे के सारे इनपुट या सारे के सारे स्विचेस आपके कैसे हैं, ऑफ स्टेट में हैं, स्विच सारे आप लोगों के क्या हैं, ओपन सर्किट हैं। उस केस में सिर्फ आउटपुट कैसा आएगा आपका, हाई आएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या बनना था आप लोगों का, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट आंसर देते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें भाई। आज बच्चों में जोश थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, मतलब सवाल आसान रखेगा वही जो तुम्हें आदत, जो किताब तुमने रट रखी है जेवी गुप्ता, वी के मेहता, क्या उसी से सवाल रखे ताकि आप लोग आसानी से अपना आंसर करते रहे और आप लोग बस अपने दिल को बहलाते रहे कि हाँ हमने कर ली तैयारी। तो हम लोग यार बड़े अच्छे से क्वेश्चंस को तैयार करके आप लोगों के लिए ला रहे हैं। आप लोगों में जोश थोड़ा सा कम है तो शेरवेयर करते रहो बिंदास तरीके से। तो आइए चलिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखो आसान चीजें ली है, लेकिन क्लास चलते चलते आपकी अकल ठिकाने आ जानी है। जमीन पे जरूर ले आऊंगा तुम्हें, तुम भागते बहुत हो, कूदते बहुत हो। चलते रहिए, आंसर करिए, आंसर करिए। लाइट क्यों जलाओ, लाइट मत जलाओ, ये तो साफ दिख रहा है बढ़िया से। चलिए बताओ जी। RS Logix 500 यूज्ड टू, किसकी बात हुई है, सॉफ्टवेयर तुम्हें सिखाए ना पीएलसी में, दो सॉफ्टवेयर है ना। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर अलग था, ये हमारा क्या था, बेसिक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। RS Logix 500 की बात हुई है। अब RS Logix 500 अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो आपको पता है ये हम लोग बात करते हैं, देखिए SLC 500 PLC में, और SLC 500 PLC मैन्युफैक्चर्ड बाय एलन ब्रैडली, याद है, मैन्युफैक्चर्ड बाय एलन ब्रैडली, और सॉफ्टवेयर डिजाइन बाय रॉकवेल ऑटोमेशन, याद है कि नहीं। तो यहां पर जो ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर यहां पर जो RS Logix 500 आप इंस्टॉल करोगे तो इसका काम होता है एडिट द प्रोग्राम, यानी कि एडिट द प्रोग्राम का मतलब ही आप कहेंगे राइट करना प्रोग्राम को। फिर आता है सेव द प्रोग्राम, जो आपने लिखा है उसको सेव कर सकते हो, और फिर एक स्टेप आता है बेटा, इसे आप रन कर सकते हो। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबाउ।
एक और बड़ी फेमस कंपनी है, आजकल बड़े न्यूज में बनी हुई है, सीमेंस। तो इसकी भी जो पीएलसी काफी फेमस हुई है वो कौन सी है? सिमेटिक 200 300 वाली जो सीरीज है वो बहुत फेमस रही है। एक और रहती है करते रहो इन्हें, लिखते रहो। रिवाइज करना है तो रिवाइज तो आप लोगों को करना है। देखिए जब हम एसएलसी की 500 की बात करते हैं तो बेटा इसी में एक आता है माइक्रोलॉजिक्स, इसी में माइक्रोलॉजिक्स 1000 एंड बेटा 1200। फिर मुझे एक जवाब दीजिएगा, हाँ ढंग से जरा, सिमेटिक सीमेंस, मुझे जवाब ये दीजिएगा कि एसएलसी 500 कितने रैक सिस्टम है? एसएलसी 500 में कितने रैक बने हुए होते हैं? बताइए जी, जल्दी से आंसर करिए। एसएलसी 500 में बेटा कितने रैक बने हुए होते हैं? तो ये होता है हमारा 7 रैक सिस्टम। जब हम 0 की बात करते हैं तो ये है सीपीयू के लिए, 1 की बात करते हैं तो 16 डिजिटल इनपुट के लिए, फिर नंबर दूसरे पर बात करते हैं आउटपुट के लिए, नंबर तीसरे पर बात करते हैं 4 एनालॉग, और यहां भी 4 एनालॉग, यहां इनपुट के लिए बात होती है, ये बेटा आउटपुट के लिए बात होती है। पांचवें और छठे को यहां पर फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है, वाह मजा आ गया तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट ये है, विच बिट इंस्ट्रक्शन वर्क एज नॉर्मली ओपन स्विच? बताइए जी, आपको ये सवाल दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से नॉर्मली ओपन स्विच के रूप में, बताइए इनमें से बेटा नॉर्मली ओपन स्विच के रूप में कौन सी बिट इंस्ट्रक्शन? पहली चीज ये है नॉर्मली ओपन, ये बेटा बिट इंस्ट्रक्शन है। तो बताइए जरा, जल्दी से आंसर करिए, कौन सी नॉर्मली ओपन की तरह काम करती है? है जी, यहां देख लो, नॉर्मली ओपन स्विच के तौर पे काम करती है। तो बिट इंस्ट्रक्शन आपकी देखने को मिलती है, एक होती है XIO जिसे हम कहते हैं एग्जामाइन इफ ओपन, लिखा रखी है तुम्हें। एक होती है XIC, क्या? एग्जामाइन इफ क्लोज्ड, यहां क्या आती है? इफ क्लोज्ड। तो देखो नालायक को तुम भूल गए, तुम्हें बनवा भी रखे ये इस तरह के, ये नॉर्मली ओपन के तौर पे और ये स्विच क्लोज्ड के रूप में। तो ये क्या है? XIO। फिर देखो इसका मतलब क्या है? OTO का मतलब होता है आउटपुट एनर्जाइज, क्या कहेंगे? आउटपुट एनर्जाइज। टाइमर इंस्ट्रक्शन से बेटा आ चुका है लास्ट टाइम, तो बिट इंस्ट्रक्शन से आ सकता है क्या? आउटपुट एनर्जाइज्ड। एक है OTL जिसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन का आउटपुट लैच, एक होता है OTU आउटपुट अनलैच, क्या कहेंगे? आउटपुट अनलैच। एक और इंस्ट्रक्शन होती है जिसे आप कहते हो OSR, वन शॉट राइज। तो ये बेटा बिट इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आती है, ये बिट इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आती है। और बिट इंस्ट्रक्शन के बाद बेटा आती है टाइमर इंस्ट्रक्शन। तो जब हम टाइमर इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जो कि टाइमर जो इंस्ट्रक्शन है वो लास्ट टाइम पेपर में आ चुकी है, देखिए क्या क्या है। एक है बेटा टी ऑन, दूसरी होती है टी ऑफ, 3 टाइमर ये है, और नंबर 3 पर आती है रिटेंटिव टर्न ऑफ। इसके बाद में आते हैं काउंटर इंस्ट्रक्शन। तो बेटा काउंटर इंस्ट्रक्शन यहां 2 तरह की आती है, CTU काउंट अप, CTD काउंट डाउन। ये 2 यहां पर काउंटर इंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। तो ये क्या है यहां? XIO। चलिए जी नेक्स्ट चलेंगे। देखिए आपको ये दिया गया है,
चलिए, गिवन सिंबल रिप्रेजेंट विच इंस्ट्रक्शन। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, यहां चलिए, जब आप बेसिक प्रोग्रामिंग करते हो तो बेटा आप इनपुट और आउटपुट देखिए, ये बनी होती है यहां कंट्रोल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर पावर रेल बनी होती है। एक हायर एनर्जी पावर रेल है, पावर रेल बनी होती है जिसमें आप पूरा प्रोग्राम को लिखते हो, ये दोनों। तो एक हायर एनर्जी पर है, एक लोअर एनर्जी पर है। तो इसी के बीच में बेटा लैडर डायग्राम को लिखा जाता है। अच्छा, तो उसके बीच में आपने ये इस्तेमाल किया है सीओपी। तो जैसे आपने सीओपी लिखा तो पूरी कहानी यहीं से आपको समझ जानी चाहिए थी। सीओपी का मतलब है कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है। आप बेसिक जब चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो, ये कॉपी वाली, इक्वल वाली, नॉट इक्वल वाली, कंपेयर करने वाली, ये सब एक ही है। तो सीओपी जब हम लोग लिखेंगे तो ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है? कॉपी इंस्ट्रक्शन है। चलिए यहां पर बेटा ये बताइए, जो T4 लिखा है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? हाँ जी बताइए, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर एस, ये T4 ये लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर टाइमर डाटा फाइल को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? टाइमर डाटा फाइल को। कई बार यहीं पर लिख दिया जाता है CTU और फिर नीचे कुछ डाटा दिया जाता है। तो आप समझ जाइए जो बात हो रही है ये अप काउंटर की बात हो रही है। कई बार यहां पर CTD लिखा जाएगा, डाउन काउंटर की बात हो रही है। कई बार यहां पर इक्वल लिख दिया जाएगा, तो यहां पर ये EQU इक्वल, तो यहां पर हम जो भी ये डाटा दे रहे हैं ये देख रहे हैं बराबर है या नहीं है। तो ये T4 बेटा यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइमर डाटा फाइल को। तो आज के जो सवाल है तुम्हें थोड़ा अलग तरीके के सवाल भी है, और लास्ट में जाते जाते फिर और मस्त वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जी अपना नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट तो सर के आगे। फिर अगर इन क्वेश्चंस को करते रहे तो आपका पढ़ने का मन करेगा कि हम पढ़े, आप मजबूर हो जाओगे। चलिए तो सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर से जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी भी, सबसे पहले शेयर करें, और लाइक नहीं किए जो स्टूडेंट आप लोग लाइक करें। और जितना भी अपना नया स्टूडेंट है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी आप लोगों के इस प्रकार के, चाहे वो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल या मोटिवेशनल, जितने भी सेशन आप लोगों के चैनल पर होते हैं उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर आते रहे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग देखेगा क्वेश्चन आप लोगों का अब माइक्रो कंट्रोलर से है। एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी आप लोगों का यूपीपीसीएल, जेई, यूपीआरवीएनएल, जेई के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, तीनों ब्रांच के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो इधर उधर की बातों को छोड़ते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन लिख रहा है आप लोगों का कि इन 8051, तो सबसे पहले बात तो दिमाग में यही आती है कि जिसे ये पता ना हो। ठीक है, अरे इसको देखना जरा, ये इसको देखना जरा, करेक्ट करो इसे ना। ये 35 नंबर का ये तुम्हें पूछा है नॉर्मली ओपन की तरह, तो मैंने यहां से ही लिख दिया ये एग्जामाइन इफ ओपन, ये वाला ना। इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा यार। एग्जामाइन इफ ओपन ये रहता है नॉर्मली क्लोज की तरह, और XIC एग्जामाइन इफ क्लोज्ड, तो यानी क्लोज होगा तभी पावर बह सकती है। तो ये नॉर्मली काम करेगा ये, यानी कि नॉर्मली ओपन रहेगा और तब एग्जामाइन करेगा कुछ भी इनपुट डाटा को जब ये क्लोज होगा। तो इसको प्लीज थोड़ा सा करेक्ट करिए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। ये था तो XIC को करेक्ट करेंगे यहां, इसमें XIC को प्लीज करेक्ट करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां से
ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन क्या लिख रहा था आप लोगों को, ठीक है, उसे करेक्ट कर लीजिए अपना। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन लिख रहा था आप लोगों को कि इन 8051 बाय डिफॉल्ट, तो सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये 8051 सीरीज देखकर एक बात समझ आती है कि कोई ना कोई आईसी नंबर है, इंटीग्रेटेड सर्किट आप लोगों का। अब कौन सा आईसी होता है, तो सबसे पहले बात याद रखें कि 8051 जो होता है आपका, ये आपका क्या है स्टूडेंट, एक माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, यहां से अगर हम लोग जनरली देखें भी तो क्या है आप लोगों का, एक माइक्रो कंट्रोलर है। अब आगे क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट, सिंपल सी बात लिख दी कि बाय डिफॉल्ट ओनली वन टाइमर काउंटर जीरो इंटरप्ट इज डिसेबल्ड, या ऑल इंटरप्ट आर डिसेबल्ड, या ओनली सिस्टम रिसेट इंटरप्ट इज डिसेबल्ड, या ओनली टाइमर और काउंटर वन इंटरप्ट इज डिसेबल्ड। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट कोशिश कीजिए आंसर देने का। बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको कि 8051 के लिए क्या लिख रहा है आप लोगों का कि बाय डिफॉल्ट, और सारे के सारे बातें जो लिख रहा है वो इंटरप्ट से रिलेटेड लिख रहा है कि कौन सा इंटरप्ट आप लोगों का डिसेबल होता है। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट यहां पर छोटी सी एक और लिख देता हूं आपको, क्या चीज कि यहां से अगर हम लोग जनरली देखें भी स्टूडेंट, अगर हमें एक वर्ड अक्सर हमारे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में यूज होता है इंटरप्ट, तो इंटरप्ट का अगर हम जनरल लाइफ में मीनिंग देखें तो एक प्रकार का क्या होता है स्टूडेंट आपका, हम कहते भी हैं कि क्यों दूसरे की लाइफ में इंटरप्ट कर रहे हो, तो एक तरीके का इंटरफेयर करना। और क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, एक ऐसा सिग्नल जो बाहर से या कोई पेरिफेरल डिवाइस जब भेजता है, एक्सटर्नल सिग्नल, ठीक है, ये एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन आप लोगों का जो आपके माइक्रो प्रोसेसर यूनिट या माइक्रो कंट्रोलर को मिलता है। ठीक है, और क्या होता है स्टूडेंट आपका कि उस समय पर माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर में जो भी प्रोग्राम चल रहा होगा उसका करंट इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो जाता है, बट रिमेनिंग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को वहीं पर माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर रोक देता है और क्या करता है कि ये जो एक्सटर्नल सिग्नल पेरिफेरल डिवाइस के द्वारा आया है उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। ऑप्शन बी कई स्टूडेंट आंसर दे भी रहे हैं। अब देखिएगा, अब यहां से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट आपका कि हमने क्या कहा कि बाय डिफॉल्ट ओनली टाइमर काउंटर इंटरप्ट इज जीरो, कि सिर्फ टाइमर काउंटर इंटरप्ट ही जीरो होते हैं। दूसरी बात लिख रहा है कि सारे इंटरप्ट जीरो होते हैं। अब सारे इंटरप्ट से बात आई कि सर इंटरप्ट होते कितने हैं। हम लोग जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में डायरेक्टली बात आती थी कि सर 8085 है, तो हमें पता है सर कि 5 आपके हार्डवेयर इंटरप्ट और 6 आप लोगों के इसी प्रकार से क्या होते हैं कि 8 आप लोगों के क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, जनरली जब हमें क्वेश्चन पूछता है कि कितने इंटरप्ट होते हैं हम मार्क भी कर देते हैं 5। तो जब हम माइक्रो प्रोसेसर में जानते हैं स्टूडेंट आपके कि 8085, जिसे हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते भी हैं क्योंकि जनरली क्वेश्चन हमें पूछता भी है, सेम बात को अगर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के लिए 8051 के लिए देखते हैं तो यहां पर भी कितने इंटरप्ट होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के, 5 आपके इंटरप्ट होते हैं। 5 इंटरप्ट्स आर देयर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब बात आती है कि वो इंटरप्ट होते कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला होता है स्टूडेंट आप लोगों का, अगर हम यहां से देखें भी कि दिस इज एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो। क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को, एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो। दूसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की टाइमर जीरो इंटरप्ट। दूसरा इंटरप्ट कौन सा होता है आप लोगों का, टाइमर जीरो इंटरप्ट आप लोगों का। ठीक है, देखिए यहां से क्या कहा हम लोगों ने कि सबसे पहले आप लोगों का एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो, ठीक है, फिर बात आती है आप लोगों की कि टाइमर जीरो इंटरप्ट, ठीक, फिर इसी प्रकार से थर्ड अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट आप लोगों का, तो थर्ड आता आप लोगों का एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, ठीक है, और फोर्थ आता है स्टूडेंट आप लोगों का टाइमर 1 इंटरप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा आप लोगों को, टाइमर 1 इंटरप्ट कहा, और जो फिफ्थ आप लोगों का आता है जो आपके यूपीपीसीएल जेई के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। अब इसके लिए क्वेश्चन क्या था वो अभी देखेंगे। ये था स्टूडेंट आप लोगों का सीरियल इंटरप्ट आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन क्या था वो अभी आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। क्वेश्चन पूछा हुआ था स्टूडेंट इसके लिए कि वेक्टर लोकेशन या मेमोरी एड्रेस सीरियल इंटरप्ट का क्या होता है। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए होता है स्टूडेंट आप लोगों का 003 आप लोगों का, ठीक है। ऐसे ही टाइमर इंटरप्ट 0 के लिए जब हम देखते हैं तो 000 और 3 था, 3 को ही घुमाकर क्या लिख देना है, बी लिख देना है। फिर 1 के लिए जब बात आई तो एक्सटर्नल ये भी था, एक्सटर्नल ये भी था, ये था 0 पर तो ये 0 था, ये 1 है तो यहां सिंपल 1 कर दीजिए, बाकी एड्रेस आपका एज इट इज सेम है,
ठीक है। फिर ऐसे ही कहानी हम लोगों ने टाइमर के केस में भी देखी कि टाइमर अगर आप लोगों का 0 था तो यहां 0 था, टाइमर अगर 1 हुआ तो एड्रेस भी रिस्पेक्टिवली आप लोगों का कैसे 0 0 1 और ये आपका B। फिर लास्ट जब जो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा भी था कि सीरियल इंटरप्ट के लिए वेक्टर लोकेशन क्या होती है, या सीरियल इंटरप्ट आपका कहां पर होता है, किस लोकेशन पर होता है, तो इसके लिए जो एड्रेस लोकेशन आती है, ठीक है, ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये आता है स्टूडेंट आप लोगों का 0 0 और यहां आप लोगों का 2 3 H आप लोगों का, जहां H रिप्रेजेंट करता है आपके हेक्साडेसिमल नंबर को। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आप लोगों को इंडिकेट करवाते हैं। क्वेश्चन कैसे स्टूडेंट के, अक्सर एक क्वेश्चन जो आपने देखा है कि किस इंटरप्ट की प्रायोरिटी सबसे